IGIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you the exercise of definite integral 7.11, and first you will know few प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको आपको समझना है। इन प्रॉपर्टीज में आपकी जो मेन प्रॉपर्टी है, देखिए 7 प्रॉपर्टीज लिखी। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं बहुत ज़्यादा यूज करूंगा, सेकेंड भी यूज होगी, थर्ड बहुत ही कम ये प्रॉपर्टी यूज होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी तो सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। आपको ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए फोर्थ प्रॉपर्टी में हम करते क्या है, ठीक है। और फिर ये 7 प्रॉपर्टी भी यूज होगी। जो कंपटीशन में क्वेश्चन अक्सर आता है वो 7 प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन आता है। आपको लिमिट होगी -2 से 2 ऐसे कुछ, तो आपको समझना है कि उसमें आंसर अक्सर 0 ही आता है। जो कंपटीशन में क्वेश्चन अक्सर आता है यहीं से आता है। कि आपको बस चेक कर लेना, फलन हमारा विषम है, अर्थात अगर हम फंक्शन में माइनस आगे रखें तो माइनस आ जाए, तो समझ लीजिए कि विषम फलन है। जैसे इसका एक उदाहरण समझ लीजिए, जैसे आपको दिया है f(x = cos x)। अब हम पूछे ये सम फलन है कि विषम फलन है, ये cos x यहाँ पर लिखा होता है, तो देखिए इसमें आप माइनस रख के देखिए क्या होता है। cos - थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा ही तो होता है ना, और कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपने देखो यहाँ पर माइनस रखा, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं आया, यहाँ पर fx ही आ गया, तो ये समफलन है, ये समफलन है। और अगर यहाँ पर साइन आप ले लें तो अब देखिए यहाँ पर जब माइनस आप रखेंगे तो आपका माइनस आगे आ गया, ये क्या हो गया माइनस, और साइन एक्स क्या है fx की वैल्यू, यहाँ पर एक cos x किसकी थी fx की वैल्यू। तो आपने देखिए f - x किया तो fx याद है इस फंक्शन में, तो ये कैसा फलन हो गया, समफलन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, ये लिमिट हटा करके यहाँ पर 0 करेंगे, यहाँ पर a करेंगे, 2 आगे बढ़ा लेंगे, ठीक। और अगर ये विषम फलन हो रहा है, माइनस रखा तो माइनस आगे आ गया, तो कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट बता देना इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसमें आपको ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा समझ लेना है। क्वेश्चन मुश्किल से इसका 1 मिलेगा आपको, और लेकिन ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसा हो 1 से 1 माइनस यहाँ पर लिमिट है, आंसर 0 लिखा हो, आप टिक कर दीजिए, समझ लीजिए लगभग होना वही आंसर है, ठीक। इन प्रॉपर्टीज का बहुत कम यूज होना है। और इनमें से आपको प्रॉपर्टी विस्तार से कौन सी समझना है, विस्तार से प्रॉपर्टी आपकी अक्सर आती रही है एक ये 7 नंबर है। विस्तार से आपको लास्ट में हम समझा देंगे कि ये कहाँ से आई, कैसे इसका डेरिवेशन, सबका डेरिवेशन भी है। इनको तो आप साधारणतः समझ सकते हो कि अगर x = t मान ले तो ये फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इनको सॉल्व करके देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड सॉल्व करो, सेम आ जाएगा। क्योंकि जब लिमिट अपर को लोअर, लोअर को अपर कर लोगे तो बीच में जो माइनस चिन्ह होता है माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को विस्तार से आपको कुछ इंपॉर्टेंट है उनको समझा देंगे, बस इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रॉपर्टी आपको 4 सबसे पहले ही याद कर लेना है, फर्स्ट और सेकेंड याद कर लेना, और क्या बाद में याद करते रहेंगे, ठीक है। तो इनको मिटा के क्वेश्चन आप देखिए, तब आपको ये याद हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही याद हो जाएंगी। देखिए एक्सरसाइज कौन से 7.11 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 7.11 क्वेश्चन नंबर 1 0 to π/2 हाँ 0 to π/2 cos² x dx, 0 to π/2 cos² x dx। अब जैसे आप ये समझें कि अगर प्रॉपर्टी इसमें हमको प्रॉपर्टी एक्सरसाइज से करना है, तो क्या प्रॉपर्टी नहीं यूज करें तो क्वेश्चन नहीं होगा, फिर भी हो जाएगा। आप समाकलन कर पाए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं तो समाकलन बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हमें फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक। तो इसको आई मान करके हम चलेंगे। चलिए इसको उधर थोड़ा बढ़ा करके लिख देते हैं, आई मान करके हम चलेंगे, जिसमें फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। अभी पता चलेगा आई क्यों मान रहे हैं, cos² x dx। अब हम कहेंगे निश्चित समाकलन की फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करने पर, बाय फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये हो गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। यहाँ पर यूज कर, चाहे आप इस प्रकार से लिखें P4, और चाहे आप इस प्रकार से लिखते हैं बाय फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, निश्चित समाकलन के फोर्थ प्रगुण से। तो फोर्थ प्रगुण होता हमारा क्या है कि हम ये दोनों लिमिट जो होती है इनको जोड़कर x को उसमें से घटा देते हैं। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी थी तो लिमिट ये यहीं लिखी रहेगी। हम क्या करेंगे, cos² यहाँ पर करेंगे 0 + π/2, तो π/2 बचेगा -x dx।
और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे सदा, जिसमें आई मानेंगे हम। आई इक्वल टू 0 to π/2, ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों को जोड़ दीजिए, तो इधर तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i, आई और आई 2i। इधर पर 0 to π लिमिट है दोनों पे, तो कॉमन लिमिट हो जाएगी 0 to π। यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस dx। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे राइट साइड में। समझ पाए कि नहीं राइट साइड का? इसका मान 1 हो जाएगा। 2i इक्वल टू लिमिट हो गई 0 to π/2, यहाँ पर 1 बचा केवल। अब आप 1 का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से जानते हैं, x होता है। चलिए यहाँ पर जान ले, 2i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो गया x, और इस पर लिमिट लग गई 0 to π/2, 0 से π/2। i इक्वल टू पहले π/2 रखोगे, बाद में 0 रखोगे, तो वो तो 0 हो जाएगा। आगे 2 यहाँ से हटाओगे, आंसर आ जाएगा π/4। बस यही आंसर आ गया। और अक्सर फोर्थ प्रॉपर्टी जब इन फंक्शन में यूज होगी 0 to π/2 हो, फोर्थ प्रॉपर्टी ही लगभग यूज होनी। आप सोचोगे हमको कैसे जानेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप समझ जाओगे कौन सी प्रॉपर्टी हमको यहाँ पर यूज करनी चाहिए। जब 0 to π लिमिट दी हो, तो आप समझिए हो सकता है फोर्थ प्रॉपर्टी ही हमको यूज करना होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो ऐड करेंगे दोनों को, और आंसर अक्सर 0 to π/2 वाले में π/4 ही आएगा। अभी देखो उसका ही क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.11। या तो क्वेश्चन है, देखिए i इक्वल टू हम मानेंगे अपना जो क्वेश्चन है π/2 लिखा हुआ है, √sin x अपॉन √sin x प्लस √cos x। हम जानते हैं कि अगर फोर्थ प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है cos में चेंज हो जाएगा, ये sin में चेंज हो जाएगा, ये cos में चेंज हो जाएगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से सब कट जाएगा, केवल बचेगा 1। तो पहले से ही पता चल जाता है होना क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बाय फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, निश्चित समाकलन की फोर्थ प्रगुण से आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to π/2। हम यहाँ पर यूज करके अभी विस्तार से बता रहे हैं, आगे फिर विस्तार से नहीं, ऐसे डायरेक्ट कर दिया करेंगे। ये आ जाएगा यहाँ पर, जहां जहां x होगा वहां पर आ जाएगा π/2 माइनस x, क्योंकि यहाँ तो 0 है। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है a + b - x। यहाँ पर हो जाएगा sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x dx। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा इसको, तो आ जाएगा i इक्वल टू 0 to π/2। ये क्या बन जाएगा ऊपर cos, यहाँ पर भी हो जाएगा cos, प्लस यहाँ पर आ जाएगा sin x dx। इक्वेशन नंबर 2 ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, यहाँ पर ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू, आपको एक बार में जोड़ना अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख सकते हैं दोनों स्टेप। देखो पहला वाला ये लिखोगे sin x प्लस cos x, ये पहला वाला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये लिखोगे, लिमिट सेम है तो लिमिट एक बार लिख लोगे cos x √cos x प्लस √sin x dx। समझ में? अब देखिए एलसीएम क्या होगा, सेम लिखा नीचे ना, चाहे ये हो चाहे ये सेम है, तो आपका एलसीएम हो रहा है √sin x प्लस √cos x। अगर एलसीएम यहाँ से मैं इससे इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका sin x। इससे इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से इसको करोगे तो ये आ जाएगा cos x dx। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा यहाँ पर। तो आपको फिर से वही आ गया क्या, 2i इक्वल टू 0 to π/2 1 dx आ गया ना। ये कैंसिल होकर के पूरा
तो अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, x 0 to पाई बाई 2i। हमको i की वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि i बराबर हमने फंक्शन को माना था, तो i की वैल्यू निकालनी है लास्ट में। तो यहाँ से क्या आएगा पाई बाई 2, और ये 2 यहाँ से हटेगा तो आ जाएगा पाई बाई 4। लिमिट तो अप्लाई करना जानते हैं, पहले अपर लिमिट करोगे फिर लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। हो गया, इजी है ना। थर्ड क्वेश्चन है आपका 0 से पाई बाई 2, और क्वेश्चन वैसे ही पावर आपकी दी है 3/2। थोड़ा सा बस हिंट करने के बाद आप कर पाएंगे। i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। देखिए यहाँ पर लिखा तो है साइन की पावर 3/2x, लेकिन आप जानते हैं जब आप थीटा माइनस एक्स करेंगे ना तो इस पावर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। जब आप फोर्स प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे, फोर्स प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो आपका यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, समझ गए, क्योंकि ये पावर से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ अगर आपने 90 माइनस थीटा लिखा है तो cos थीटा ही हो जाएगा, पावर उतनी लगी रहेगी। पावर कितनी भी क्यों ना लगी हो, पावर यहाँ पर लगी है, लेकिन जैसे हम करेंगे 90 माइनस एक्स तो ये क्या हो जाएगा 3/2x। यहाँ पर भी हो जाएगा ना, अब जोड़ लीजिएगा अपने आप, हो जाएगा। हम छोड़ रहे हैं यहीं पर इसको। इक्वेशन नंबर 1 और 2 ऐड कर लीजिए, आपका आंसर वही आ जाएगा क्या पाई बाई 2। 1 और 2 को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 3 और 4 आपसे सेम हो जाएंगे वैसे ही जैसे फर्स्ट सेकंड किया है। ये दिया हुआ है -5 से 5 और यहाँ पर मॉड x+2 दिया है। जब ये मॉड लगा होता है इसका मतलब होता है यहाँ पर 2 फंक्शन है। यहाँ पर 2 फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन आपका हो जाता है x+2 और एक फंक्शन आपका हो जाता है -x+2 dx। क्योंकि अगर आपका इस प्रकार से मान लिखा हुआ है -5 dx, तो इसको आप 5 लिखते हैं, 5 ही तो लिखते हैं, ये 5 dx लिखते हैं आप इसका मान मॉड में। और यदि आपका यहाँ पर ये दिया हो तभी तो आप 5 लिखते हैं। आप भी ये मॉड लगा हो तो मॉड का मतलब तो समझ चुके, पहले भी जानते हैं। अगर लिखा होता -x तब भी क्या हो जाता है x, और अगर x लिखा होता तब भी क्या हो जाता है x होता है। तो इसमें 2 फंक्शन होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। पहली बात ये समझ पाए, ठीक। अब समझिए लिमिट हम कैसे अप्लाई करें। अब ये लिमिट भी ब्रेक होगी। लिमिट हम रखना शुरू करेंगे -5 से, लोअर लिमिट से हम रखना शुरू करेंगे। तो कोई फंक्शन हम ले रहे हैं x+2, ठीक है, और इसमें पहले हम रख रहे हैं x = -5 मान लीजिए रख रहे हैं। तो -5 रखने से आप देखिए इसका मान कैसा आएगा, -3 आ रहा ना, -3 आ रहा। तो अगर इसको माइनस का मान ये हम रख रहे हैं, लोअर लिमिट जो भी रख रहे हैं, अगर ये माइनस का मान आ रहा तो ये लिमिट है माइनस वाले की, ठीक, जिसमें माइनस आपने लगाया। अब इससे बढ़ते जाओ, -4 रखो, फिर भी वैल्यू कैसे आएगी माइनस की आएगी, वो भी लिमिट इसी की है। -3 रखो, माइनस का आएगा ना, -2 रखो, 0 आ गई, 0 आ गई ना। तो अब यहाँ पर जो -2 है, यहाँ पर आपका माइनस वाला मान समाप्त हो गया है और प्लस वाला मान शुरू हो गया है। 0 का मतलब क्या, माइनस प्लस दोनों में, जो 0 है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर में आता है। तो जब 0 आ गया तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मान इस फंक्शन का आ रहा था कैसा आ रहा था, नेगेटिव, क्योंकि 0 भी नेगेटिव में शामिल होता है, ठीक। तो यहाँ से लेकर इस लिमिट तक इसका मान नेगेटिव आया है, तो माइनस वाले में ये लिमिट अप्लाई कर लिए। अब इससे भी बड़ा मान लीजिए -1 रखने पर क्या रहा, पॉजिटिव, ठीक। तो ये लिमिट जो आपकी हो गई -1, ये हो गई पॉजिटिव फंक्शन की। लेकिन चूंकि 0 पर ये एंड हुआ है तो यहाँ से 0 पर ही शुरू होगा। -2 पर क्या हुआ था, 0 हो गया था, तो -2 से शुरू होगा, -2 पर इसका मान 0 हो रहा है ना। जिस लिमिट पर मान 0 हो रहा है वो दोनों में आएगा, वो कॉमन मान होगा। अब 1 रखे हैं फिर भी कैसा आ रहा, पॉजिटिव। 0 लिखे हैं फिर भी क्या रहा, पॉजिटिव। 1 फिर भी पॉजिटिव, 3 पर पॉजिटिव, 4 पर पॉजिटिव, 5 पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो 5 तक की लिमिट यहाँ पर लग जाएगी। क्या समझ पाए कि लिमिट कैसे लगाएंगे, इसकी लिमिट कैसे हम अलग अलग बांटेंगे कि यहाँ पर फलन एक पॉजिटिव हो जाता है एक नेगेटिव हो जाता है, ठीक, ये समझ गए। तो यहाँ पर हमने ये पॉजिटिव फंक्शन ले लिया और हमने इसमें लिमिट को लोअर लिमिट से रखना शुरू किया। देखा जहां तक वैल्यू नेगेटिव आती रहे, जहां तक 0 नहीं हो जाएगा वो लिमिट लगेगी नेगेटिव फंक्शन पे,
और 0 जहां पर हो गया है वो लिमिट यहाँ पर अपर लिमिट हो गई, दूसरे फंक्शन की लोअर लिमिट बन जाएगी। ठीक, और इसके आगे मान बढ़ाते गए, अपर लिमिट तक गए तो देखा सब पॉजिटिव आता गया मान, तो ये पूरी लिमिट किसकी हो गई, पॉजिटिव फंक्शन की हो गई। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 2x हो जाएगा -2 से 5 प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा -x² माइनस का 2x। ये माइनस अगर हम बाहर यहाँ पर कॉमन ले लें तो ये सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये वाला माइनस हम आगे कॉमन ले लें। ठीक, तो ये हो गए -5 से -2। अब आप लिमिट यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/2। यहाँ पर रखेंगे आप 10 हो जाएगा। फिर -2 रखोगे तो क्या आएगा, +4। अब लोअर लिमिट रखने जा रहे हैं इसलिए माइनस यहाँ लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगा लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा +4/2। यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा। ये समझ में, इस फंक्शन में लिमिट अप्लाई हो गई है। यहाँ पर -2 रखोगे तो आएगा 4/2, -2 रखोगे आ जाएगा -4 आ जाएगा। फिर माइनस ये फंक्शन में जो हमारा होता है 25/2 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस का हो जाएगा 7। यहाँ पर आपका बचेगा 25, चलो ऐसे लिख लो 25/2 प्लस 10। यहाँ पर ये कितना हुआ 2, -4 से 2 घटाओगे माइनस का 2 आएगा, माइनस से गुणा कर दोगे प्लस का 2 हो जाएगा। ये पूरा सॉल्व हो गया। माइनस यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा, माइनस का 2 आ रहा, माइनस से गुणा कर दिया प्लस का 2 हो जाएगा। ये समझ पाए क्या, प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा 25/2। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया है तो ये प्लस हो चुका था, अब ये माइनस का ही टर्म रहेगा। कैलकुलेशन समझ पाए क्या, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था तो माइनस का 2 आ रहा था, प्लस का 2 हो गया था। इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया प्लस का हो गया, तो अब ये दो दोनों ऐसे ही रहेंगे ना। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, 25/2 25 हो जाएगा, अरे 2 2 4 हो जाएगा। आपका आंसर आ रहा है 29। ये आपका आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। नोट कर सकते हैं। अभी मॉड वाले क्वेश्चन और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, I = 2 से 8, लिमिट है इसकी 2 से 8 और ये फंक्शन आपका x-5। तो आपका फंक्शन दो भागों में ब्रेक हो जाएगा। एक हो जाएगा प्लस का या माइनस का, पहले लिख लीजिए x-5 dx, और दूसरा फंक्शन हो जाएगा प्लस का x-5 dx। अब हम इसमें से माइनस प्लस नहीं, डायरेक्ट हम फंक्शन को यहाँ पर लिख रहे हैं और लोअर लिमिट से शुरू कर रहे हैं। देखिए लोअर लिमिट जब हम इसमें 2 रख रहे हैं तो 2 पर इसका मान कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। x = 2 पर नेगेटिव है, इसका मतलब 2 जो है वो नेगेटिव फंक्शन की लिमिट है। ठीक है, अब 2 से बढ़ते चले जाइए 8 तक। 3 कर रहे हो तो भी कैसा आएगा, नेगेटिव। 4 पर भी कैसा आएगा, नेगेटिव। 5 पर क्या हो जाएगा, 0। तो 5 यहाँ की लिमिट है। ठीक है, और 5 यही यहाँ की लोअर लिमिट हो गई। समझ में, ये 0 पे समाप्त होगा। 0 क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फंक्शन में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब 5 के बाद 6 7 8 पर क्या आएगा, 6 7 8 पर क्या रहा, पॉजिटिव में। 8 तक सारी लिमिट किसकी हो गई। ठीक, अब तो हो गया क्वेश्चन ना, तो नोट कर लीजिए जो भी नोट करना हो। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ से माइनस को बाहर ही रखे रहने दीजिए। x² -5। यहाँ कैलकुलेशन गलत मत करिएगा, लिमिट लगाने के बाद आप लोग गलती कर देंगे यहाँ पर माइनस प्लस का। x² -5x, यहाँ पर 5। जब लिमिट आप लगाया करें तो अपर लोअर लिमिट के ब्रैकेट अलग अलग बना दिया करें। देखिए ये हो गया आपका अपर लिमिट का ब्रैकेट, ये हो गया लोअर लिमिट का। ऐसे करिए, कभी गलती नहीं होगी आपसे। कर लेंगे आगे इसको ना, सॉल्व कर लीजिए, आंसर अपना चेक कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, लेकिन अगर आप कोई ये प्रगुण नहीं यूज कर रहे हो आप तो बहुत ही कठिन है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा प्रगुण यूज करोगे? अभी तक तो 4th ही पढ़ा। बाय 4th प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वही फिर से हम यूज करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की 4th प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर 1 - x करेंगे सभी जगह ना। यहाँ पर हो गया 1 - x, यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट लगा लिया। 1 - x की जगह लिख दिया 1 - x पावर n। समझ पाए, I = 0 to 1
1 माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए -1 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बचेगा x टू द पावर n dx। समझ पाए क्या? अब x की पावर n का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 to 1, ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1 dx i इक्वल टू, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा n प्लस 2 एंड n प्लस 2, लिमिट आ जाएगी 0 से 1। पहले आप रख देंगे 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे किसका मान, x का, तो 1 की पावर आ रही है n प्लस 1 और यहाँ पर लिखा है n प्लस 1 माइनस यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर आ जाएगी n प्लस 2 अपान n प्लस 2। जब 0 रखोगे तो ये दोनों स्टेप क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, लोअर लिमिट में 0 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर केवल इतना मान बचा। अब 1 की पावर कितनी भी क्यों न लगी हो, 1 की पावर 100 हो तभी 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही तो आएगा। तो 1 की कुछ भी पावर हो 1 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर आया i इक्वल टू 1 अपान n प्लस 1 माइनस 1 अपान n प्लस 2। ये आपका आंसर हो गया। एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा चाहिए यहीं पर छोड़ दीजिए।